नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान का 9वां भाग सुनेंगे। यहाँ पर कहानी ट्विस्ट ले रही है। जो गाय पालना होरी का सपना था, उसी गाय के मरने पर होरी का एक नया रूप नजर आया। तो आगे की कहानी सुनते हैं। प्रातःकाल होरी के घर में एक पूरा हंगामा हो गया। होरी धनिया को मार रहा था। धनिया उसे गालियां दे रही थी। दोनों लड़कियां बाप के पांव से लिपटी चिल्ला रही थी और गोबर माँ को बचा रहा था। बार बार होरी का हाथ पकड़ के पीछे धकेल देता, पर ज्यों ही धनिया के मुंह से कोई गाली निकल जाती तो अपने हाथ छुड़ाकर उसे 2-4 घूंसे और लात जमा देता। उसका बूढ़ा क्रोध जैसे किसी गुप्त संचित शक्ति को निकाल लाया हो। सारे गांव में हलचल पड़ गई। लोग समझाने के बहाने तमाशा देखने आ पहुंचे। शोभा लाठियां टेकता आ खड़ा हुआ। दाता दीन ने डांटा, यह क्या है होरी, तुम बावले हो गए हो क्या? कोई इस तरह घर की लक्ष्मी पर हाथ छोड़ता है? तुम्हें तो यह रोकना था। क्या हीरा की छूत तुम्हें भी लग गई? होरी ने पाल आंगन करके कहा, महाराज तुम इस वक्त ना बोलो। मैं आज इसकी जबान छुड़ा कर दम लूंगा। मैं इसकी जितनी ही इज्जत करता हूँ उतनी ही ये सिर चढ़ती जाती है। धनिया सजल क्रोध में बोली, महाराज तुम गवाह रहना। मैं आज इसे और इसके हत्यारे भाई को जहर भिजवा कर तब पानी पीऊंगी। इसके भाई ने गाय को माहौर खिलाकर मार डाला। अब जो मैं थाने में रपट दिखाने जा रही हूँ तो यह हत्यारा मुझे मारता है। इसके पीछे अपनी जिंदगी चौपट कर दी, उसका यही नाम दे रहा है। होरी ने दांत पीसकर और आंखें निकाल कर कहा, फिर वही बात मुंह से निकाली, तूने देखा था हीरा को माहौर खिलाते? तू कसम खा जा कि तूने हीरा को गाय की नांद के पास खड़े नहीं देखा था। हाँ, मैंने नहीं देखा था, कसम खाता हूँ। बेटे के माथे पर हाथ रख के कसम खा। होरी ने गोबर के माथे पर कांपता हुआ हाथ रखकर कांपते हुए स्वर में कहा, मैं बेटे की कसम खाता हूँ कि मैंने हीरा को नांद के पास खड़े नहीं देखा था। धनिया ने जमीन पर थूक कर कहा, थुई है तेरी झूठाई पर। तूने मुझसे खुद कहा था कि हीरा चोरों की तरह नांद के पास खड़ा था और अब भाई के पक्ष में झूठ बोलता है। थुई है। अगर मेरे बेटे का बाल भी बांका हुआ तो मैं घर में आग लगा दूंगी, सारी गृहस्थी में आग लगा दूंगी। भगवान से मुकुर जाता है आदमी मुंह से बात कहकर इतनी बेशर्मी। होरी पांव पटकता हुआ बोला, धनिया गुस्सा मत दिला, नहीं तो बुरा होगा। मार तो रहा है और मार ले। जा, तू अपने बाप का बेटा होगा तो आज मुझे मार कर तब पानी पिएगा। पापी ने मारते मारते मेरा भुरकुस निकाल दिया, फिर भी इसका जी नहीं भरा। मुझे मारकर समझता है मैं बड़ा वीर हूँ। भाइयों के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है, पापी कहीं का हत्यारा। फिर वही बात कहकर रोने लगी। इस घर में आकर उसने उसे मिला ही क्या था? किस किस तरह पेट तन काटा, किस किस तरह एक एक लत्ते को तरसी, किस किस तरह एक पैसा प्राणों की तरह संचा, किस तरह घर भर को खिलाकर आप पानी पीकर सोई रही। और आज उसे उन बलिदानों का यह पुरस्कार मिला। भगवान बैठे या अन्याय देख रहे हैं और उसकी रक्षा को नहीं है दौड़ते। गज और द्रौपदी की रक्षा करने के लिए बैकुंठ से दौड़े थे, आज क्यों नींद में सोए हुए हैं? जनमत धीरे धीरे धनिया की ओर आने लगा। इसमें अब किसी को संदेह नहीं था कि हीरा ने ही गाय को जहर दिया है। होरी ने बिल्कुल झूठी कसम खाई, इसका भी लोगों को विश्वास हो गया। गोबर को भी बाप की इस झूठी कसम और उसके फलस्वरूप आने वाली विपत्ति की शंका ने होरी के विरुद्ध कर दिया। उस पर जो दाता दीन ने डांट बताई तो होरी परास्त हो गया, चुपके से बाहर चला गया। सत्य ने विजय पाई। दाता दीन ने शोभा से पूछा, तुम कुछ जानते हो शोभा? क्या बात हुई? शोभा जमीन पर लेटा हुआ बोला, मैं तो महाराज 8 दिन से बाहर ही नहीं निकला। होरी दादा कभी कभी घर जाकर कुछ दे आते हैं, उसी से काम चलता है। रात भी वह मेरे पास गए थे। किसने क्या किया मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, कल सांझ को हीरा मेरे घर खुरपी मांगने आया था। कहता था एक जड़ी खोदना है। फिर तब से मेरी उसकी भेंट नहीं हुई। धनिया इतना सह पाकर बोली, पंडित दादा यह उसी का काम है। शोभा के घर से खुरपी मांग कर लाया और कोई जड़ी खोद कर खिला दी। उस रात को जो झगड़ा हुआ था उसी दिन से वह खार खाए बैठा था। दाता दीन बोले, यह बात साबित हो गई तो उसे हत्या लगेगी। पुलिस कुछ करे या ना करे, धर्म तो बिना दंड दिए ना रहेगा। चली तो जा रुपया, हीरा को बुला ला। कहना पंडित दादा बुलाए हैं। अगर उसने हत्या नहीं की है तो गंगा जली उठा ले और चौरे पर चढ़कर कसम खाए। धनिया बोली, महाराज उसके कसम का भरोसा नहीं, चटपट खा लेगा। जब इसने झूठी कसम खा ली जो बड़ा धर्मात्मा बनता है तो हीरा का क्या विश्वास कर? अब वो गोबर बोला, खा लें झूठी कसम, वंश का अंत हो जाए। बूढ़े जीते रहें, जवान जीकर क्या करेंगे? रूपा एक क्षण में आकर बोली, काका घर में नहीं है पंडित दादा, काकी कहती हैं कहीं चले गए हैं। दाता दीन ने लंबी डांडी फटकार कर कहा, तूने पूछा नहीं कहाँ चले गए हैं? धनिया में घर में ही छिपकर बैठा ना हो, देख तो सोना भीतर तो नहीं बैठा। धनिया ने टोका, उसे मत भेजो दादा, हीरा के सिर पर हत्या सवार है, ना जाने क्या कर बैठे। दाता दीन ने खुद लकड़ी संभाली और खबर लाए कि हीरा सचमुच कहीं चला गया है। पुनिया कहती है लुटिया डोर और डंडा सब लेकर गए हैं।
पुनिया ने पूछा भी कहाँ जाते हो, पर बताया नहीं। उसने 5 रुपए आले में रखे थे, वहाँ रुपए भी वहाँ नहीं है। शायद रुपए भी लेता गया। धनिया शीतल हृदय से बोली, मुंह में कालिक लगाकर कहीं भाग गया होगा। शोभा बोला, भाग के कहाँ जाएगा, गंगा नहाने न चला गया हो। धनिया ने शंका की। गंगा जाता तो रुपए क्यों ले जाता, और आजकल कोई परब भी तो नहीं है। इस शंका का कोई समाधान ना मिला। धारणा दृढ़ हो गई, आज होरी के घर में भोजन नहीं पका, ना किसी ने बैलों को सानी पानी दिया। सारे गांव में सनसनी फैली हुई थी। 2-4 आदमी जगह जगह जमा होकर इसी विषय की आलोचना कर रहे थे। हीरा अवश्य ही कहीं भाग गया, देखा होगा कि भेद खुल गया, अब जेल जाना पड़ेगा, हत्या अलग लगेगी। बस कहीं भाग गया। पुनिया अलग रो रही थी, कुछ कहा न सुना, न जाने कहाँ चल दिए। जो कुछ कसर रह गई थी वह संध्या के समय हल्के के थानेदार ने आकर पूरी कर दी। गांव के चौकीदार ने इस घटना की रपट की जैसा उसका कर्तव्य था, और थानेदार साहब भला अपने कर्तव्य से कैसे चूकने वाले थे। अब गांव वालों को भी उनका सेवा सत्कार करने का, अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए। दाता दीन, झिंगुरी सिंह, नोखेराम, उनके चारों प्यादे, मंगरू शाह और लालप कटेश्वरी सभी आ पहुंचे और दरोगा जी के सामने हाथ बांधकर खड़े हो गए। होरी की तलबी हुई। जीवन में यह पहला अवसर था कि वह दरोगा के सामने आया। ऐसा डर रहा था जैसे फांसी हो जाएगी। धनिया को पीटते समय उसका एक एक अंग फड़क रहा था। दरोगा के सामने कछुए की भांति भीतर सिमट जाता था। दरोगा ने उसे आलोचक नेत्रों से देखा और कहा, और उसके हृदय तक पहुंच गए। आदमियों की नस पहचानने का उन्हें अच्छा अभ्यास था। किताबी मनोविज्ञान में कोरे, पर वे व्यवहारिक मनोविज्ञान में मर्मज्ञ थे। होरी का चेहरा कह देता था, इसे केवल एक घुड़की काफी है। दरोगा ने पूछा, तुझे किस पर सुबह है? होरी ने जमीन छुई और हाथ बांधकर बोला, मेरा सुबह किसी पर नहीं है सरकार, गाय अपनी मौत से मरी, बुढ़ी हो गई थी। धनिया भी आकर पीछे खड़ी हो गई थी। तुरंत बोली, गाय मारी है तुम्हारे भाई हीरा ने सरकार। ऐसा बौड़म नहीं है कि जो तुम कुछ भी कह दोगे और वह मान लेंगे। यहाँ जांच तहकीकात करने आए हैं। दरोगा जी ने पूछा, यह कौन औरत है? कई आदमियों ने दरोगा जी से कुछ बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए चढ़ा ऊपरी की। एक साथ बोले और अपने मन को इस कल्पना से संतोष दिया कि पहले मैं बोला, होरी की घरवाली है सरकार। तो इसे बुलाओ, मैं पहले इसी का बयान लिखूंगा। वह कहाँ है हीरा? विशिष्ट जनों ने एक स्वर में कहा, वह तो आज सवेरे ही कहीं चला गया है सरकार, मैं उसके घर की तलाशी लूंगा। तलाशी? होरी की सांस तले की तले ऊपर की ऊपर होने लगी। उसके भाई हीरा के घर की तलाशी होगी और हीरा घर में नहीं है, और फिर होरी के जीते जी उसके देखते यह तलाशी ना होने पाएगी। और धनिया से अब उसका कोई संबंध नहीं है, जहाँ चाहे जाए। अब जब वह उसकी इज्जत बिगाड़ने पर आ गई है तो उसके घर में कैसे रह सकती है? अब गली गली ठोकर खाए तब पता चलेगा। गांव के विशिष्ट जनों ने इस महान संकट को टालने के लिए कानाफूसी शुरू करी। दाता दीन ने गंजा सिर हिलाकर कहा, यह सब कमाने का ढंग है, पूछो हीरा के घर में क्या रखा है। पटेश्वरी लाल बहुत लंबे थे, पर लंबे होकर भी बेवकूफ न थे। अपना लंबा काला मुंह और लंबा करके बोले, और यहाँ आया है किस लिए है? और जब आया है तो बिना लिए दिए कब गया है? झिंगुरी सिंह ने होरी को बुलाकर कान में कहा, निकालो जो कुछ देना हो, यूं गला न छूटेगा। दरोगा जी ने अब जरा गरज कर कहा, मैं हीरा के घर की तलाशी लूंगा। होरी के मुख का रंग तो ऐसे उड़ गया था जैसे देह का सारा रक्त सूख गया हो। तलाशी उसके घर हुई तो उसके भाई के घर हुई, एक ही बात है। हीरा अलग सही, पर दुनिया तो जानती थी वह उसका भाई है। मगर इस वक्त उसका कुछ बस नहीं। उसके पास रुपए होते तो इसी वक्त 50 रुपए लाकर दरोगा जी के चरणों पर रख देता और कहता, सरकार मेरी इज्जत अब आपके हाथ है। मगर उसके पास तो जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं। धनिया के पास चाहे 2-4 रुपए पड़े हों, पर वह चुड़ैल भरा क्यों देने लगी? मृत्युदंड पाए हुए आदमी की भांति सिर झुकाए अपने अपमान की वेदना का तीव्र अनुभव करता हुआ चुपचाप खड़ा रहा। दाता दीन ने होरी को सचेत किया, अब इस तरह खड़े रहने से काम न चलेगा होरी, रुपए की कोई जुगत करो। होरी दीन स्वर में बोला, अब मैं क्या अरज करूं महाराज? अभी तो पहले की ही गठरी सिर पर लदी है, और किस मुंह से मांगूं? लेकिन इस संकट से उबार लो, जीता रहा तो कौड़ी कौड़ी चुका दूंगा, मैं मर भी जाऊं तो गोबर तो है ही। नेताओं में सलाह होने लगी, दरोगा जी को क्या भेंट किया जाए। दाता दीन ने 50 रुपए का प्रस्ताव किया। झिंगुरी सिंह ने के अनुमान में 100 से कम न पर सौदा ना होगा। नोखेराम ने भी 100 के पक्ष में थे, और होरी के लिए 100 और 50 में कोई अंतर न था। इस तलाशी का संकट उसके सिर से टल जाए, पूजा चाहे कितनी ही चढ़ानी पड़े। मरे को मन भर लकड़ी से जलाओ या 10 मन से, उसे क्या चिंता।
मगर पटेश्वरी से यह अन्याय न देखा गया। कोई डांका या कत्ल तो हुआ नहीं है, केवल तलाशी हो रही है। इसके लिए 20 रुपए बहुत हैं। कर हम लोग नीच देवताओं ने धिक्कारा। तो फिर दरोगा जी से बातचीत करने कौन जाएगा? हम तो न जाएंगे, कौन घुड़कियां खाए। होरी ने पटेश्वरी के पांव पर अपना सिर रख दिया। भैया मेरा उद्धार करो, जब तक जीऊंगा तुम्हारी ताबेदारी करूंगा। दरोगा ने फिर अपने विशाल वक्ष और विशालतर उदर की पूरी शक्ति से कहा, कहाँ है हीरा का घर? मैं उसके घर की तलाशी लूंगा। पटेश्वरी ने आगे बढ़कर दरोगा जी के कान में कहा, तलाशी लेकर क्या करोगे? हुजूर, उसका भाई आपकी ताबेदारी करने के लिए हाजिर है। दोनों आदमी जरा अलग जाकर बातें करने लगे। कैसा आदमी है? बहुत गरीब है हुजूर, भोजन का भी ठिकाना नहीं है। सच? हाँ हुजूर, ईमान से कहता हूँ। अरे तो क्या एक 50 की भी डौल नहीं है? कहाँ की बात हुजूर, 10 मिल जाए तो भी 1000 समझिए। 50 तो 50 जन्म में भी मुमकिन नहीं है, और वह भी जब कोई महाजन खड़ा हो जाए तब। दरोगा जी ने 1 मिनट तक विचार करके कहा, तो फिर उसे सताने से क्या फायदा? मैं ऐसों को नहीं सताता जो आप ही मर रहे हो। पटेश्वरी ने देखा निशाना और आगे जा पड़ा। बोले, नहीं हुजूर, ऐसा ना करिए। नहीं, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे पास दूसरी और कौन सी खेती है? तुम इलाके के पटवारी हो जी, कैसी बातें करते हो? जब ऐसा ही कोई अवसर आ जाता है तो आपकी बदौलत हमें भी कुछ मिल जाता है। नहीं, पटवारी को कौन पूछता है। अच्छा जाओ, 30 रुपए दिलवा दो। 20 रुपए हमारे, 10 रुपए तुम्हारे। 4 मुखिया हैं और इनका ख्याल तो कीजिए। अच्छा, आधे आधे पर रखो, जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। पटेश्वरी ने झिंगुरी से कहा। झिंगुरी ने होरी को इशारे से बुलाया। गए 30 रुपए गिनकर उसके हवाले किए और एहसान से दबाते हुए अपने घर ले जाकर बोले, आज ही कागज लिख देना। तुम्हारा मुंह देखकर रुपए दे रहा हूँ, तुम्हारी भल मनसही पर। होरी ने रुपए लिए और अंगोछे के कोर में बांधते प्रसन्न मुख आकर दरोगा जी की ओर चला। सहसा धनिया झपट कर आगे आ गई और अंगोछे एक झटके के साथ उसके हाथ से छीन लिया। गांठ पक्की ना थी, झटका पाते ही खुल गई और सारे रुपए जमीन पर बिखर गए। नागिन की तरह फुफकार कर बोली, ये रुपए कहाँ लिए जा रहा है, बता। भला चाहता है तो ये सब रुपए लौटा दे, नहीं कह देती हूँ। घर के परानी रात दिन मरे और दाने दाने को तरसे, लत्ता भी पहनने को मयसर ना हो और अंजलि भर के रुपए ले चला है इज्जत बचाने। ऐसी बड़ी है तेरी इज्जत। जिसके घर में चूहे लोटे वह भी इज्जत वाला है। दरोगा तलाशी ही तो लेगा, ले ले, जहाँ चाहे तलाशी ले ले। एक तो 100 रुपए की गाय गई, उस पर से यह पलोथन। वारी तेरी इज्जत। होरी खून का घूंट पीकर रह गया। सारा समूह जैसे थर्रा उठा। नेताओं के सिर झुक गए। दरोगा का मुंह जरा सा निकल आया। अपने जीवन में उसे ऐसी लताड़ न मिली थी। होरी स्तंभित खड़ा रहा। जीवन में आज पहली बार धनिया ने उसे भी अखाड़े में पटकनी दी। आकाश तका दिया। अब वह कैसे सिर उठाए? मगर दरोगा जी इतनी जल्दी हार मानने वाले न थे। खिसिया कर बोले, मुझे ऐसा मालूम होता है कि इस शैतान की खाला ने ही होरी को फंसाने के लिए खुद गाय को जहर दे दिया है। धनिया हाथ मटका कर बोली, हाँ दे दिया है। अपनी गाय थी, मार डाली। किसी दूसरे का जानवर तो नहीं मारा। तुम्हारी तहकीकात में यही निकलता है तो यही लिख लो। हाँ, पहना दो हमारे हाथ में हथकड़ियाँ। देख लिया तुम्हारा न्याय और तुम्हारे अक्ल की दौड़। गरीबों का गला काटना दूसरी बात है, दूध का दूध और पानी का पानी करना दूसरी बात। होरी आंखों से अंगारे बरसाता धनिया की ओर लपका, पर गोबर सामने आकर खड़ा हो गया और उग्र भाव से बोला, अच्छा दादा, अब बहुत हुआ, पीछे हट जाओ, नहीं मैं कह देता हूँ, मरा मुंह देखोगे। तुम्हारे ऊपर तो हाथ ना उठाऊंगा, ऐसा कपूत नहीं हूँ, यहीं गले में फांसी लगा लूंगा। होरी पीछे हट गया और धनिया शेर होकर बोली, तू हट जा गोबर, देखूं तो क्या करता है मेरा। दरोगा जी बैठे हैं, इसकी हिम्मत तो देखूं। घर में तलाशी होने से इसकी इज्जत जाती है, अपनी मेहरिया को सारे गांव के सामने लतियाने में इसकी इज्जत नहीं जाती। यही तो वीरों का धर्म है। बड़ा वीर है ये तो। किसी मर्द से लड़, जिसकी बाह पकड़ कर लाया है उसी को मारकर बहादुर न कहलाएगा। तो समझता होगा मैं इसे रोटी कपड़ा देता हूँ, आज से अपना घर संभाल। देख तो इसी गांव में तेरी छाती पर मूंग दलकर रहती हूँ कि नहीं, और उससे अच्छा खाऊंगी पहनूंगी। इच्छा हो तो देख ले। होरी परास्त हो गया। उसे ज्ञात हुआ स्त्री के सामने पुरुष कितना निर्बल और कितना निरुपाय है। नेताओं ने रुपए चुनकर उठा लिए थे और दरोगा जी को वहां से चलने का इशारा कर रहे थे। धनिया ने एक ठोकर और जमाई, जिसके रुपए हो ले जाकर उसे दे दो, हमें किसी से उधार नहीं लेना है, और जो भी देता हो उसी से ले लेना, दमड़ी भी ना दूंगी, चाहे मुझे हाकिम के इल्जाज तक ही क्यों न चढ़ना पड़े।
हम बाकी चुकाने को 25 रुपए मांगते थे, तब किसी ने ना दिया। आज अंजलि भर के रुपए हनाहन निकाल दिए। मैं सब जानती हूँ, यहाँ तो बांट बखरा होने वाला था। सभी के मुंह मीठे होते। ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले। सूद ब्याज डेढ़ी सवाई नजराना घूस घास जैसे भी हो, गरीबों को लूटो। उस पर सुराज चाहिए। जेल जाने से सुराज ना मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से, न्याय से। नेताओं के मुंह में कालिक सी लगी हुई थी। दरोगा जी के मुंह पर झाड़ सी फिरी हुई थी। इज्जत बचाने के लिए हीरा के घर की ओर चल दिए। रास्ते में दरोगा ने स्वीकार किया, औरत है तो बड़ी दिलेर। पटेश्वरी बोले, दिलेर है हुजूर, करकसा है। ऐसी औरत को तो गोली मार दो। तुम लोगों का यह काफिया तंग कर दिया। उसने 4-4 तो मिलते ही। हुजूर के भी तो 15 रुपए गए। मेरे कहाँ जा सकते हैं। वह ना देगा तो गांव का मुखिया देंगे, और 15 रुपए की जगह पूरे 50 रुपए। आप लोग चटपट इंतजाम कीजिए। पटेश्वरी लाल ने हंसकर कहा, हुजूर बड़े दिल्लगी बाज हैं। दाता दीन बोले, बड़े आदमियों के यही लक्षण है, ऐसी भाग्यवानों के दर्शन कहाँ होते हैं। दरोगा जी ने कठोर स्वर में कहा, यह खुशामद फिर कीजिएगा। इस वक्त तो मुझे 50 रुपए दिलवाइए नगद, और यह समझ लो कि आनाकानी की तो मैं तुम चारों के घर की तलाशी लूंगा। बहुत मुमकिन है कि तुमने हीरा और होरी को फंसाकर उनसे 150 ऐंठने के लिए पाखंड रचा हो। नेतागढ़ अभी तक यही समझ रहे थे कि दरोगा जी विनोद कर रहे हैं। झिंगुरी सिंह ने आंखें मारकर कहा, निकालो 50 रुपए पटवारी साहब। नोखेराम ने उनका समर्थन किया। पटवारी साहब का इलाका है, उन्हें जरूर आपकी खातिर करनी चाहिए। पंडित नोखेराम की चौपाल आ गई। दरोगा जी एक चारपाई पर बैठ गए और बोले, तुम लोगों ने क्या निश्चय किया? रुपए निकालते हो या तलाशी करवाते हो? दाता दीन ने आपत्ति की, मगर हुजूर, मैं अगर मगर कुछ नहीं सुनना चाहता। झिंगुरी सिंह ने साहस किया। सरकार, यह तो सरासर मैं 15 मिनट का समय देता हूँ। अगर इतनी देर में पूरे 50 रुपए ना आए तो तुम चारों के घर की तलाशी होगी। और गेंडा सिंह को जानते हो, उसका मारा पानी भी नहीं मांगता। पटेश्वरी ने तेज स्वर में कहा, आपकी अख्तियार है, तलाशी ले लीजिए। यह अच्छी दिल लगी है। काम कौन करे, पकड़ा कौन जाए। मैंने 25 साल थानेदारी की है, जानते हो, लेकिन ऐसा अंधेर तो कभी नहीं हुआ। तुमने कभी अंधेर नहीं देखा होगा। कहो तो वह भी दिखा दूं। एक एक को 5-5 साल के लिए भिजवा दूं। यह मेरे बाएं हाथ का खेल है। डांके में सारे गांव को काले पानी भिजवा सकता हूँ। इस धोखे में न रहना। चारों सज्जन चौपाल के अंदर जाकर विचार करने लगे। फिर क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। हाँ, दरोगा जी प्रसन्न दिखाई दे रहे थे और चारों सज्जन के मुंह पर फटकार बरस रही थी। दरोगा जी घोड़े पर सवार होकर चले तो चारों नेता दौड़ रहे थे। घोड़ा दूर निकल गया तो चारों सज्जन लौटे। इस तरह मानो किसी प्रियजन का संस्कार करके शमशान से लौट रहे हों। सहसा दाता दीन बोले, मेरा शराब ना पड़े तो मुंह न दिखाऊं। नोखेराम ने समर्थन किया, ऐसा धन कभी फलते नहीं देखा। पटेश्वरी ने भविष्यवाणी की, हराम की कमाई हराम में जाएगी। झिंगुरी सिंह को आज ईश्वर का न्यायपरता पर संदेह हो रहा था। भगवान ना जाने कहाँ है कि यह अंधेर देखकर भी पापियों को दंड नहीं देते। इस वक्त इन सज्जनों की तस्वीर खींचने लायक थी। इस तरह 9वां भाग समाप्त होता है। धन्यवाद।